मेरे सामने खड़ा वो लड़का लिन चेन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आज जो उसके साथ हुआ है उसे वो कभी नहीं भूलेगा। उसने सीधे मेरी सीनियर सिस्टर लियू रुयान का नाम लिया और धमकी दी कि ठीक 3 साल बाद वो खुद हमारे जुआनकिन सेक्ट में आएगा और अपनी हार जीत का फैसला करेगा। उसे इस तरह ऊंची आवाज में बोलते देख मुझे समझ आ गया कि जिस पल का मुझे इंतजार था वो आखिर आ ही गया। मुझे पता था कि सीनियर सिस्टर जिस लड़के से सगाई तोड़ने आई है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि किस्मत का धनी एक लकी चाइल्ड है और मैं इस कहानी का वो बड़ा विलेन हूँ जो अपनी मंजिल की तलाश में है। मेरे लिए लिन चेन जैसे लोग सिर्फ एक सीढ़ी की तरह थे जिनका इस्तेमाल करके मैं अमर होने के रास्ते पर आगे बढ़ सकता था। मैंने देखा कि सिस्टर थोड़ी परेशान हो रही थी तो मैंने धीरे से उनसे कहा कि वो शांत रहें। फिर मैं लिन चेन की तरफ मुड़ा। मुझे सच में हैरानी हो रही थी कि ये लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है। मैंने उससे बड़े आराम से पूछा, भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हमारा जुआनकिन सेक्ट पूरे सम्मान के साथ यहाँ आया है और सगाई तोड़ने के बदले हम तोहफे भी लाए हैं। तुम और मेरी सिस्टर तो आज से पहले कभी मिले तक नहीं। तुम दोनों के बीच कोई जान पहचान या प्यार भी नहीं है। फिर ये सीधी सादी बात तुम्हारे लिए इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे बन गई? तुम ये इतना दुखी और गुस्से वाला चेहरा किसे दिखा रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर साफ साफ पूछा कि क्या हमारे सेक्ट ने उसके साथ कोई बुराई की है या अपनी ताकत के दम पर उसे डराने की कोशिश की है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर ये सारा ड्रामा किस लिए? उसी वक्त मेरे दिमाग में तोंदतियान दाऊदी का ख्याल आया। उसकी कीमत 6,666 थी। मुझे बस उतनी ताकत चाहिए थी जिससे मैं अपनी तरक्की का रास्ता साफ कर सकूं। मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने लिन चेन का खेल खत्म कर दिया तो वो पावर और वो रास्ता मेरे लिए खुल जाएगा। मेरी बातें सुनकर लिन चेन और भी भड़क गया। उसने मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम लोग ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं अब वैसा जीनियस नहीं रहा जैसा 6 साल की उम्र में था। आज मैं 18 साल का हो चुका हूँ और अब भी लेवल 3 की प्रैक्टिस पर ही अटका हुआ हूँ। तुम लोग बस सगाई तोड़ने के बहाने मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि ये तो सच को पूरी तरह से घुमा रहा है। मैंने उसे टोकते हुए कहा कि वो गलत बोल रहा है। मैंने साफ शब्दों में उससे पूछा कि अगर उसकी काबिलियत कम हो गई है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो इसमें हमारे सेक्ट की क्या गलती है? क्या हमने उसे आगे बढ़ने से रोका है? मैंने लिन चेन की आंखों में झांकते हुए बड़े शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, हमने तुम्हारी पावर कम होने की वजह से कभी तुम्हारा अपमान नहीं किया। अगर तुम खुद को लेकर कमजोर महसूस करते हो तो ये तुम्हारी अपनी परेशानी है, लेकिन अपनी इस हीन भावना की वजह से तुम हमारे जुआनकिन सेक्ट पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते कि हम ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये सब चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर सीनियर सिस्टर ने भी मेरा साथ दिया। उन्हें मेरी बातें बिल्कुल सही लग रही थीं। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए लिन चेन को उसकी औकात याद दिलाई। मैंने कहा, और ये जो तुम 3 साल बाद का चैलेंज दे रहे हो ना, सच तो ये है कि तुम जैसे इंसान जो सच को घुमाना और हमारे सेक्ट पर झूठे इल्जाम लगाना जानते हैं वो मेरी सिस्टर के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। ये मुकाबला तुम्हारे जैसे छोटे इंसान को शोभा नहीं देता। उसी वक्त मेरा ध्यान लिन चेन के बगल में खड़ी उस लड़की पर गया। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब दिख रहे थे। उनकी नजदीकियां देखकर साफ था कि उनके बीच का रिश्ता भाई बहन वाला तो बिल्कुल नहीं था। मैंने एक तीखा सवाल उछाला, अगर आज ये सगाई नहीं टूटती तो तुम्हारा क्या इरादा था? क्या तुम मेरी सिस्टर को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर रखना चाहते थे या फिर इस लड़की को? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? सिस्टर ने जब ये सुना तो उन्हें इस बात की राहत हुई कि वो मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आई, वरना लिन चेन की इन बातों का जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की गूंज सुनाई दी। लिन चेन की किस्मत के 1000 पॉइंट्स कम हो चुके थे और मेरी कामयाबी की वजह से मुझे 1500 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला था। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैंने लिन परिवार के बड़े बुजुर्गों की तरफ देखा और सीधे उनसे सवाल किया, लिन परिवार के मुखिया, हमने जो दवाइयाँ और तोहफे सगाई टूटने के बदले में दिए हैं क्या वो आपको कम लग रहे हैं? उन्होंने सटपकाते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा, तो क्या हमने यहाँ आकर किसी से बदतमीजी की या गलत तरीके से बात की? उन्होंने फिर से मना किया। तब मैंने अपनी आवाज को थोड़ा और गंभीर बनाया और कहा, अगर ऐसी बात है तो लिन परिवार को आज हमारे सेक्ट को इस बात का जवाब देना होगा कि लिन चेन ने हम पर झूठे आरोप क्यों लगाए। अगर आज मुझे सही जवाब नहीं मिला तो फिर मैं सच में वो बुरा इंसान बनूंगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मैं आज यहाँ से बिना इंसाफ के नहीं जाऊंगा। मेरी ये बात सुनते ही लिन परिवार
परिवार के बुजुर्ग बुरी तरह कांप उठे। उन्हें समझ आ गया कि मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है। उन्होंने तुरंत लिन चेन को गुस्से में चिल्लाकर डांटा और हुक्म दिया, लिन चेन, अभी के अभी यहाँ आओ और घुटने टेक कर जुआन किंग सेक्ट से माफी मांगो। लिन चेन सन्न रह गया, लेकिन बुजुर्गों का दबाव इतना था कि उसे झुकना ही पड़ा। पर मुझे पता था कि इतनी आसानी से बात खत्म होने वाली नहीं है। लिन परिवार के उस बुजुर्ग ने अपनी ही औलाद को चिल्लाकर डांटा और कहा कि तुम जैसे बेकार इंसान का क्या फायदा जो हमारे परिवार के लिए मुसीबत बन जाए। वो हमारे सेक्ट के सामने पूरी तरह झुक चुका था। लिन चेन की हालत खराब थी। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा और मदद के लिए अपने मास्टर को पुकारने लगा। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। लिन चेन की किस्मत के 3000 पॉइंट्स और कम हो गए थे। अब मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए कुल 4500 पॉइंट्स जमा हो चुके थे। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि पॉइंट्स उम्मीद से कम क्यों हैं, पर तभी मेरा ध्यान उसकी अंगूठी पर गया और मुझे सब समझ आ गया। लिन चेन की आधी किस्मत और उसकी असली ताकत तो उस अंगूठी में ही छिपी थी, जिसे मैं भूल रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लिन परिवार के बुजुर्ग ने गुस्से में लिन चेन के पेट पर हमला कर दिया और उसका दांतियान पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका मतलब था कि लिन चेन की सारी मेहनत और उसकी ताकत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। वो अब कभी दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। मैंने ऊपर से हमदर्दी दिखाते हुए कहा, बुजुर्ग, आप तो बड़े जल्दी में निकले, थोड़ा बहुत समझा देते तो काफी था, सीधे उसका लेवल ही खत्म कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बुजुर्ग कहने लगा कि लिन चेन ने जो किया है ये उसी की सजा है। उसे देखकर मुझे लगा कि ये बूढ़ा तो बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला। खैर, मेरा काम तो हो चुका था। मैंने सिस्टर से कहा कि अब हमें अपने सेक्ट वापस चलना चाहिए। अंगूठी अब मेरे हाथ में थी। सीनियर सिस्टर ने प्यार से मेरी तरफ देखा और कहा, आते वक्त तुम किसी और के साथ आए थे, लेकिन अब वापसी में मैं तुम्हें अपनी उड़ने वाली तलवार पर लेकर चलूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी बात मान ली। जैसे ही हम तलवार पर सवार होकर आसमान में उड़े, मुझे महसूस हुआ कि आसमान की सैर करना और इतनी ताकत रखना ही तो असली मजा है। उड़ते हुए मेरा पूरा ध्यान उस अंगूठी पर था। मैंने मन ही मन उस अंगूठी के अंदर छिपी रूह को पुकारा और कहा, ओ बुढ़िया, अब बाहर भी आ जाओ, नाटक करना बंद करो। जब अंगूठी मेरे पास है तो जाहिर है मुझे पता ही होगा कि तुम इसके अंदर हो। जब वहाँ से कोई हलचल नहीं हुई तो मैंने उसे धमकी देते हुए कहा, देखो, प्यार से बाहर आ जाओगी तो अच्छा है। अगर मैंने अपने तरीके इस्तेमाल करना शुरू किए तो हमारे बीच बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मेरी बात सुनकर अंगूठी के अंदर से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। उस बूढ़ी औरत ने मुझे बदतमीज और नीच कहा और साफ बोल दिया कि उसे मुझ जैसे इंसान से कोई बात नहीं करनी है। जब अंगूठी के अंदर से उस बूढ़ी औरत की गुस्से भरी आवाज आई तो मैंने थोड़ा नरम होते हुए कहा, अरे तो आप हैं वो ग्रैंडमा। मैंने जरा ज्यादा बोल दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर आप मेरी बात सुनिए। आप लिन चेन की मदद कर रही थीं, अब मेरी मदद कर दीजिए। इसमें बुराई ही क्या है? अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं बहुत जल्द तोंगतियान दाऊदी जैसी महान ताकत हासिल कर लूंगा, और एक बार मुझे वो पावर मिल गई तो आपके लिए एक नया शरीर बनाना मेरे लिए बेहद आसान काम होगा। मेरी बात सुनकर वो और भी भड़क गई। उसने ताना मारते हुए कहा कि मुझ जैसा इंसान और वैसी महान ताकत, ये तो बस मेरे सपनों में ही मुमकिन है। उसने मुझे साफ कह दिया कि मैं एक नीच इंसान हूँ और अगर मेरे साथ मेरे सेक्ट के बड़े लोग नहीं होते तो अब तक मैं एक लाश बन चुका होता। उसके अंदर इतनी नफरत देखकर मुझे समझ आ गया कि ये इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। मैंने सोचा कि अब इसके लिए कुछ अलग करना होगा। मैंने तुरंत अपने सिस्टम स्टोर को चेक किया कि क्या वहाँ कोई ऐसी चीज है जिससे मैं इस जिद्दी बुढ़िया को काबू में कर सकूं। तभी मेरी नजर एक जादुई तकनीक पर पड़ी। उसे देखते ही मेरा मन खुश हो गया। वो पावर सच में कमाल की थी और मुझे लगा कि अंगूठी वाली इस रूह को ठिकाने लगाने के लिए इससे बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। उधर लिन चेन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका सब कुछ लुट गया है। वो जमीन पर पड़ा हुआ अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था। उसे लगा कि अब वो एक बेकार इंसान बन चुका है और अब वो कभी याओ याओ के लायक नहीं बन पाएगा। उसके मन में याओ याओ के लिए कड़वाहट भर गई थी। उसने सोचा कि याओ याओ ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो बस तमाशा देखती रही। वो मन ही मन उसे कोसने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया और वो पागलों की तरह अपनी उंगली देखने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी अंगूठी कहाँ गई? मेरी स्पेस रिंग कहाँ है? तभी उसे पता चला कि जब मैं उसकी नब्ज चेक कर रहा था उसी वक्त मैंने बड़ी चालाकी से उसकी अंगूठी उड़ा ली थी। ये सुनते ही लिन चेन की चीख निकल गई। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखने लगा। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास
पास उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है। वो बार बार खुद को कोस रहा था। लिन चेन को इस तरह टूटते देख याओ याओ उसके पास आई। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उस अंगूठी में क्या था। उसने मासूमियत से लिन चेन को दिलासा दिया और कहा, लिन चेन भाई, आप परेशान मत होइए, वो तो बस एक मामूली स्पेस रिंग थी। अगर वो खो गई है तो क्या हुआ, मैं आपको उससे भी अच्छी और कीमती अंगूठी ला कर दूंगी। बेचारे लिन चेन को पता था कि उस एक अंगूठी के जाने से उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी है। लिन चेन पागलों की तरह रो रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो अंगूठी उसके पिता की दी हुई आखिरी निशानी थी। उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बेकार इंसान है, जिसने न सिर्फ अपनी ताकत खो दी बल्कि अपने पिता की आखिरी याद को भी नहीं बचा पाया। वो इतना टूट चुका था कि अपनी जान देने की बातें कर रहा था। तभी याओ याओ ने आगे बढ़कर उसे संभाला। उसने लिन चेन को एक ऐसी उम्मीद दी जिसे सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि उसके पास जोहुआ पिल हासिल करने का एक तरीका है और उस जादुई दवा से लिन चेन का टूटा हुआ दांतियान फिर से ठीक हो सकता है। ये सुनते ही लिन चेन को जैसे नई जिंदगी मिल गई। उसने उसी पल मन ही मन कसम खाई कि वोली चांगकिंग यानी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसने गुस्से में खुद से वादा किया कि वो मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। उधर मैं अंगूठी के अंदर की उस रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हो चुका था। मुझे सामने देखते ही उस बूढ़ी औरत का पारा चढ़ गया। वो मुझे नीच, बदतमीज और बेशर्म कहकर कोसने लगी। उसने चुनौती दी कि अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं उसे आजाद करूं। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे अपना आखिरी फैसला सुनाया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे सब सच सच बता दो कि तुमने लिन चेन को कैसे तैयार किया और उसे कौन कौन सी गुप्त तकनीकें सिखाई। वो सारी किताबें और जादुई तरीके मेरे हवाले कर दो जो तुम्हें पता है। अगर तुम मेरा साथ दोगी और मुझे शिखर तक पहुँचने में मदद करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें दोबारा एक असली शरीर दिला दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने फिर से तेवर दिखाए और मुझसे पूछा कि अगर वो ऐसा न करे तो मैं क्या कर लूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपना असली हथियार निकाला। मैंने उससे पूछा, क्या तुम जानती हो मेरे हाथ में ये जो चाबुक है इसे क्या कहते हैं? इसे लीशेन व्हिप कहते हैं। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपनी भलाई के लिए चुपचाप मेरी बात मान लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चाबुक का नाम सुनते ही उस बूढ़ी औरत के जैसे प्राण ही सूख गए। वो हक्की बक्की रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा मामूली लेवल का इंसान स्वर्ग की इतनी महान तकनीक लीशेन व्हिप को कैसे काबू कर सकता है। उसने चिल्लाकर कहा कि ये नामुमकिन है। उसकी घबराहट देख मुझे समझ आ गया कि सिस्टम ने मुझे जो तोहफा दिया है वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और कीमती है। अब इस बुढ़िया का बचना मुश्किल था। जब मुझे पता चला कि सिस्टम से खरीदी हुई ये जादुई तकनीक असल में स्वर्ग के लेवल की है तो मेरा भरोसा और बढ़ गया। मुझे यकीन हो गया कि इस पावर का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन वो बूढ़ी रूह अब भी अकड़ दिखा रही थी। उसने मुझ पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी उसके सामने बहुत बच्चा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे तुरंत चुप कराया और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसे आखिरी बार चेतावनी दी और पूछा कि वो सच बोलेगी या नहीं। उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। लिन चेन की किस्मत के 10 पॉइंट्स कम हो गए थे और वो मुझे मिल गए। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 10 पॉइंट्स ही क्यों मिले। मैंने हार नहीं मानी और उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल जारी रखा। वो दर्द से बुरी तरह तड़प उठी। उसने मुझे चोर और कमीना कहा, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि चाहे मैं उसे मार डालूं, वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेगी। पर जैसे जैसे वो तड़प रही थी, सिस्टम मुझे बार बार पॉइंट्स मिलने की खबर दे रहा था। मुझे समझ आ गया कि ये खेल इसी तरह चलेगा। पूरी रात गुजर गई। वो बुढ़िया पूरी रात चिल्लाती रही, लेकिन उसने एक भी राज नहीं खोला। रात भर की इस थकान भरी मेहनत के बाद मुझे सिर्फ 800 के करीब पॉइंट्स मिले। मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो लिन चेन को सीधे बेइज्जत करना था, वहाँ से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। पर फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो एक ऐसी कमाई है जो धीरे धीरे लगातार होती रहेगी। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो सबसे बड़ी पावर तोंगतियान दाऊदी देरसबे मेरे पास ही आएगी। मैंने उस रूह को बेकार और कचरा कहकर वहीं छोड़ दिया। तभी अचानक मेरी सीनियर सिस्टर मेरे कमरे में आई। उन्होंने बताया कि मास्टर ने उन्हें मेरी ट्रेनिंग पर नजर रखने के लिए भेजा है। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। उनकी ड्रेस और वो ब्लैक स्टॉकिंग्स देखकर मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा। मैंने बस इतना ही कह पाया कि सिस्टर, आप इस अवतार में? सीनियर सिस्टर को उन अजीब और छोटे कपड़ों में देखकर मैं दंग रह गया। मैंने तुरंत उनसे पूछा
पूछा कि आखिर ये कपड़े उन्हें किसने दिए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे ही सवाल कर लिया कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये किसी और ने दिए हैं, क्या वो इन्हें खुद नहीं बना सकती। मैंने उनकी आंखों में देखकर सीधे सीधे कह दिया कि ये कपड़े बहुत ही सेक्सी हैं और पक्का ये उस मर्द ने बनाए हैं जिसकी नजर आप पर है। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा, ये चीजें इस दुनिया की तो लग ही नहीं रही थी। मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये कोई मेरी ही तरह ट्रैवलर है जो दूसरी दुनिया से यहाँ आया है। मैंने सोचा कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद अब मेरी ताकत बढ़ाने का सपना सच होने वाला है। सिस्टर ने मुझे चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या मुझे जलन हो रही है। मैंने बात पलटते हुए कहा कि जलन की बात नहीं है, बस मुझे डर है कि जिस आदमी ने ये कपड़े दिए हैं उसके इरादे ठीक नहीं हैं। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं फिक्र न करूं क्योंकि ये कपड़े वो सिर्फ मेरे लिए ही पहनेंगी। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन मेरा शक दूर नहीं हुआ था। मैंने उनसे जिद की कि वो मुझे फौरन उस आदमी के पास ले चले। मुझे पूरा यकीन था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक और लकी चाइल्ड है। मेरी सिस्टर को ऐसे कपड़े तोहफे में देना पक्का किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। सिस्टर मुझे उसके पास ले गई। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि वो आदमी हमारी छठी सीनियर सिस्टर के साथ उलझा हुआ था। हमें देखते ही वो घबरा गया और सिस्टर को सफाई देने लगा कि वो बेकसूर है और उसे किसी दूसरी लड़की ने बहकाया है। पर मेरी नजर तो कहीं और थी। जैसे ही मैंने उसे करीब से देखा, मेरा सिस्टम चमक उठा। उसके पास किस्मत के इतने ज्यादा पॉइंट्स थे कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे लगा कि अब वो महान शक्ति तोंगतियान दाऊदी बस मुझसे कुछ ही कदम दूर है। वो आदमी भी मुझे देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उसकी पावर और उसके राज कैसे पता चले। उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया और मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसे लगा कि मैं तो सिर्फ लेवल 2 की मामूली प्रैक्टिस पर हूँ तो वो मुझे चुटकियों में मसल देगा। उसी पल सिस्टर ने चिल्लाकर मुझे खबरदार किया। उन्होंने बताया कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है और वो गोल्डन कोर लेवल के करीब पहुंच चुका है। वो डर रही थी कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने शांत रहकर उनसे कहा कि वो बिल्कुल न डरे, मैं इस आदमी का इलाज करना अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुरंत अपनी वो खास जादुई तकनीक निकाली और उस पर हमला कर दिया। सिस्टर मेरी उस पावर को देखकर सन्न रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी तकनीक इतनी खतरनाक और असरदार हो सकती है। मैंने मन ही मन सोचा कि असरदार क्यों नहीं होगी, आखिर इसी जादुई चाबुक ने तो उस अंगूठी वाली जिद्दी बुढ़िया की भी चीखें निकलवा दी थी। वो खुद को बड़ा गोल्डन कोर लेवल का योद्धा समझ रहा था, लेकिन मेरे जादुई चाबुक के सामने वो एक मामूली कमजोर इंसान साबित हुआ। उसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते देख मुझे समझ आ गया कि उसकी असली हैसियत क्या है। उसे डर था कि अगर सेक्ट को उसकी करतूतों का पता चला तो उसकी सारी पावर छीन ली जाएगी और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी कि ये क्यू के 100 पॉइंट्स कम हो चुके थे। मुझे तभी समझ आया कि इसे जान से मारने की जरूरत नहीं है, बस इसे पीट पीट कर भी इसकी सारी किस्मत के पॉइंट्स छीने जा सकते हैं। मुझे उस वक्त अंगूठी वाली बुढ़िया की याद आई। वो तो लोगों के मन की बात पढ़ सकती थी। मैंने सोचा कि ये क्यू के लिए ये कितना भयानक होगा कि वो अपने आसपास खड़े लोगों के दिमाग में खुद की मौत का प्लान बनते हुए सुन पा रहा है। वो हार मान चुका था और शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सिस्टर से साफ कह दिया कि ऐसे धोखेबाज और नीच इंसान की बातों का कोई भरोसा नहीं है। इसने पहले ही बाहर के कई शिष्यों को अपने जाल में फंसा रखा था और अब वो बेशर्मी से मेरी सीनियर सिस्टर्स को लुभाने के लिए उन्हें कीमती कपड़े तोहफे में दे रहा था। उसने अपनी असली पावर भी सबसे छिपा कर रखी थी। मुझे पूरा शक था कि उसने सेक्ट के न जाने कितने मासूम शिष्यों को नुकसान पहुंचाया होगा। मैंने सिस्टर को सलाह दी कि ऐसे कुत्ते को तो हमें यहीं तड़पा तड़पा कर मार देना चाहिए, लेकिन सिस्टर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि चाहे वो कितना ही बुरा क्यों न हो, वो अभी भी हमारे जुआन किंग सेक्ट का एक औपचारिक शिष्य है, इसलिए उसे मारने के बजाय हमें उसे सेक्ट की अदालत में ले जाना चाहिए ताकि वहाँ उसके गुनाहों का फैसला हो सके। मुझे ये सब बहुत झंझट वाला काम लग रहा था। मेरे दिमाग में तो बस पॉइंट्स चल रहे थे और मैं चाहता था कि ये जल्दी मरे ताकि मुझे इसकी सारी पावर मिल जाए। मेरी बात सुनकर सिस्टर को लगा कि मैं उसके पीछे हाथ धोकर इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि उसने उन्हें वो छोटे कपड़े दिए थे। उन्हें मेरा ये अंदाज बहुत पसंद आया और वो मेरी तारीफ करने लगी। मैंने भी बात संभालते हुए कह दिया कि मैं ये सब सिर्फ अपने सेक्ट की भलाई के लिए कर रहा हूँ। बाद में जब सेक्ट ने पूरे मामले की जांच की तो सच सामने आ गया। ये क्यू ने सच में अपनी जादुई चालों का इस्तेमाल करके सेक्ट के बहुत से शिष्यों को बर्बाद किया था। सेक्ट के बुजुर्गों ने सबके सामने एक कड़ा आदेश दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी लड़कियां इस धोखेबाज ये क्यू के चक्कर में फंसी थीं, वो खुद सामने आकर गवाही दें। अगर वो अभी सच बता देंगी तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर बाद में जांच में उनका नाम सामने आया तो उनकी सारी जादुई ताकत छीन ली जाएगी और उन्हें हमेशा के लिए सेक्ट
सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। बुजुर्गों की बात सुनते ही वहाँ मौजूद लड़कियों में खलबली मच गई। एक एक करके कई लड़कियां सामने आने लगी। हर कोई उसे नीच और धोखेबाज कह रही थी। एक लड़की चिल्लाई कि ये क्यू ने जरूर कोई गंदी चाल चली होगी। दूसरी ने कहा कि वो तो उसे पसंद भी नहीं करती थी, फिर भी पता नहीं कैसे उसके जाल में फंस गई। उन सब ने एक सुर में शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये क्यू पक्का कोई काला जादू जानता है, जिससे वो लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं रहने देता। वो सब चिल्लाने लगी कि सेट की इज्जत बचाने के लिए इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये क्यू अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लड़कियों के लिए उसने इतना कुछ किया वो ही उसके खिलाफ खड़ी हैं। उसने चिल्लाकर उन्हें झूठा और बेशर्म कहा। उसके दिमाग में चल रहा था कि इन औरतों को थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। वो सोच रहा था कि पिछले 10 दिनों में इन सब के चक्कर में वो मुश्किल से आधे घंटे के लिए भी बिस्तर से उठ पाया था, और आज ये सब उसे ही बुरा कह रही है। तभी उसने मेरी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। उसे लगा कि शायद मैं भी उसकी तरह कोई बाहरी दुनिया से आया हुआ मुसाफिर हूँ। क्या मैं उसके दिल की बात सुन सकता हूँ? उसे लगने लगा कि उसका सब कुछ तबाह होने वाला है। उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। मुझे खबर मिली कि ये क्यू की किस्मत के 50 पॉइंट्स और कम हो गए हैं और वो मुझे मिल गए हैं। मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि इस बार तो मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये पॉइंट्स कैसे मिले? पर अगले ही पल मुझे समझ आ गया। ये क्यू की इज्जत अब मिट्टी में मिल चुकी थी और उसकी साख पूरी तरह खत्म हो गई थी। इसीलिए उसकी बची कुची किस्मत भी मेरा साथ दे रही थी। सेट के बुजुर्ग गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा गुनाह माना और आदेश दिया कि इस जानवर को ले जाओ और इसकी खाल उधेड़ दो। मामला अब मौत तक पहुंच चुका था, लेकिन मैं इतनी जल्दी बात खत्म नहीं होने देना चाहता था। मुझे और भी पॉइंट्स चाहिए थे। मैंने तुरंत आगे बढ़कर बुजुर्गों को रोका और कहा, रुकिए, इस आदमी ने जो पाप किए हैं उसके लिए सिर्फ मौत काफी नहीं है। मेरा सुझाव है कि इसे जंजीरों में बांधकर सबके सामने घुमाया जाए और पूरे संसार को इसकी असलियत दिखाई जाए, ताकि सबको पता चले कि हमारे सेट के साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग भी सोच में पड़ गए। पूरे संसार के सामने उसे नीचा दिखाना, ये एक ऐसा सुझाव था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मेरा सुझाव सुनकर वहाँ खड़े कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्हें मेरा ये खतरनाक आइडिया पसंद तो आया, पर वो इसे बहुत ही अजीब मान रहे थे। उधर ये क्यू के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसे लग रहा था कि अगर उसे सरेआम घुमाया गया तो उसकी सारी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी। वो मन ही मन चिल्ला रहा था कि ये कभी नहीं होना चाहिए, पर अगले ही पल उसने खुद को दिलासा दिया कि चलो, कम से कम मैं मशहूर तो हो जाऊंगा, चाहे वो बदनामी की वजह से ही क्यों न हो। उसने मेरी तरफ देखकर बड़े दर्द भरी आवाज में पूछा कि मैं इतना जालिम क्यों हो रहा हूँ और उसे इस तरह नीचा दिखाकर मुझे क्या मिलेगा। मुझे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ हमारे सेट के मास्टर आ पहुँचे। उन्होंने आते ही मेरे आइडिया को सिरे से नकार दिया और उसे बेहद बकवास बताया। मास्टर की बात सुनकर मुझे लगा कि अब मेरा सारा खेल बिगड़ गया और मेरी पॉइंट्स वाली कमाई भी रुक जाएगी। उसी वक्त सिस्टम ने मुझे बताया कि ये क्यू की किस्मत के 60 पॉइंट्स और कम हो चुके हैं। अब मेरे पास खर्च करने के लिए कुल 4980 पॉइंट्स जमा हो गए थे। पॉइंट्स तो मिल रहे थे, पर मास्टर का दखल मुझे थोड़ा खटक रहा था। सीनियर सिस्टर ने मुझे इशारा किया कि मैं मास्टर को प्रणाम करूं। मास्टर ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या मुझे उनके फैसले पर कोई एतराज है। मैंने तुरंत झुककर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मास्टर ने एक ऐसी खबर दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि लिन चेन, जिससे सिस्टर की सगाई टूटी थी, उसकी ताकत खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और उसने गोल्डन कोर लेवल हासिल कर लिया है। इतना ही नहीं, 7 दिन बाद जो फायर सी सीक्रेट रेलम खुलने वाला है, लिन चेन को वहां जाने की इजाजत मिल गई है। वहां का जादुई पानी 20 साल में एक बार ही मिलता है और वो ताकत बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। हमारे सेट के पास वहां भेजने के लिए सिर्फ एक ही सीट थी। मास्टर ने वो मौका सीनियर सिस्टर यूरुयान को देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये सिस्टर के लिए अपनी पुरानी कड़वाहट को खत्म करने का एक बड़ा मुकाबला साबित होगा। उन्होंने सिस्टर को तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे सिस्टर की फिक्र होने लगी। मैंने मास्टर से कहा कि लिन चेन अब बहुत ताकतवर हो चुका है और सिस्टर का वहां जाना उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मास्टर ने मेरी बात काटते हुए कहा कि ये सिस्टर की अपनी लड़ाई है जिसे उन्हें खुद ही लड़ना होगा। तब मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने मास्टर की आंखों में देखकर कहा, मास्टर, मुझे बस 3 दिन का वक्त दीजिए।
कीजिए। इन 3 दिनों में मैं अपनी वो महान जादुई ताकत यानी तोंगतियान दाऊदी को पूरी तरह जगा लूंगा। उसके बाद चाहे लिन चेन हो या उससे भी बड़ा कोई योद्धा, मैं सबको एक पल में धूल चटा दूंगा। मेरी ये बात सुनते ही मास्टर दंग रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने उस महान ताकत यानी तोंगतियान दाऊदी के बारे में कैसे जाना और मैं उसे जगाने की बात कैसे कर सकता हूँ। मास्टर की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये सच में वही महान तोंगतियान दाऊदी है जिसके बारे में किस्से कहानियों में सुना जाता है? मैंने सर हिलाकर अपनी बात पक्की की। हाँ, ये वही जादुई शरीर है जिसमें तरक्की करने के लिए किसी रुकावट या लेवल की बाधा की जरूरत नहीं पड़ती। सीनियर सिस्टर लियू रुयान ने मेरी तरफ बहुत ही प्यार और हमदर्दी से देखा। उन्होंने बड़े शांत लहजे में कहा, चांद किंग, तुमने जो मेरे लिए किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी, लेकिन लिन चेन के साथ अपना हिसाब मुझे खुद ही बराबर करना होगा। मास्टर ने सही कहा है, ये मेरी अपनी उलझन है जिसे मुझे ही सुलझाना है। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़कर जोर देकर कहा, सिस्टर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मैं सच में उस महान तोंगतियान दाऊदी की ताकत को जगाने वाला हूँ। मैं वहाँ सिर्फ लिन चेन के लिए नहीं जा रहा, बल्कि उस जादुई यानी आध्यात्मिक ऊर्जा के कुंड के लिए भी जा रहा हूँ। बस 3 दिन, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए और फिर देखिए। मेरी जिद देखकर सिस्टर का दिल पिघल गया। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है चांद किंग, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। अगर तुमने सच में 3 दिनों में उस ताकत को जगा लिया तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर दूंगी जो तुम चाहते हो। ये सुनते ही मेरे दिमाग में हलचल मच गई। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि सिस्टर आखिर किस इच्छा की बात कर रही हैं? क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ? उस पल मुझे महसूस हुआ कि सिस्टर की खुशी और अपनी खुद की मंजिल के लिए मुझे अब जी जान एक करनी होगी। मैंने मन ही मन तय किया कि अब उस अंगूठी वाली बुढ़िया की खैर नहीं, उसे तो अब मेरी तरक्की के लिए कुर्बान होना ही पड़ेगा। मैं वापस अपनी साधना में लग गया और अंगूठी के अंदर की उस रूह पर अपना जादुई चाबुक चलाना शुरू कर दिया। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाजें गूंजने लगी। लिन चेन की किस्मत के 20 पॉइंट्स और कम हो गए। सिस्टम ने बताया कि मेरे पास अब कुल 5000 पॉइंट्स जमा हो गए हैं। मैंने चाबुक चलाना बंद नहीं किया। पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे। 5020, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे। अब मुझे अपनी मंजिल साफ दिख रही थी। मैं उस बुढ़िया पर चाबुक बरसाते हुए चिल्ला रहा था, बोल, आज तू सच बोलेगी या नहीं? मैं बुरी तरह थक चुका था, लेकिन वो रूह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने जहरीली हंसी हंसते हुए मुझ पर तंज कसा और कहा, बस इतना ही और मार मुझे। सच कहूँ तो मुझे अब मजा आने लगा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। ये तो सच में कोई पागल रूह थी। मैंने हाफते हुए खुद से कहा कि अब सिर्फ 300 पॉइंट्स की कमी रह गई है। मैं पसीने से लथपथ था। मैंने उस पुरानी रूह को बूढ़ी डायन कहा और थोड़ी देर दम लेने के लिए रुक गया। मुझे पता था कि बस थोड़ा सा और संघर्ष और फिर वो महान ताकत मेरी होगी। मैंने उस अंगूठी वाली रूह पर अपना चाबुक चलाना जारी रखा। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसकी जुबान अब भी कैंची की तरह चल रही थी। उसने मुझ पर तंज कसते हुए कहा, क्या तुम फिर से वही बात बोलने वाले हो कि तुम बस तोंगतियान दाऊदी की शक्ति जगाने ही वाले हो? चांद किंग, तुम ये बच्चों वाली बातें किसी और को जाकर सुनाना। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और हंसते हुए आगे कहा, खैर पिछले 3 दिनों से जिस तरह तुम मुझे पीट रहे हो उससे मुझे थोड़ा आराम तो मिला है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताती हूँ। लिन चेन कोई मामूली इंसान नहीं है। वो इस दुनिया की किस्मत का चुना हुआ योद्धा है। वो दुनिया को बचाने के लिए पैदा हुआ है और तुम तो बस एक कमजोर और दुबले पतले इंसान हो जो उससे उलझने की गलती कर रहा है। बस अपनी मौत का इंतजार करो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मन ही मन सोचा कि ये कैसी किस्मत का योद्धा है। मैं ऐसे योद्धाओं को सबक सिखाना अच्छी तरह जानता हूँ। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी और मुझे खबर मिली कि मेरी मेहनत रंग लाई है। मेरे पास अब कुल 6430 किस्मत के पॉइंट्स जमा हो चुके थे। उसी पल मैंने उन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया और अचानक मेरे शरीर के अंदर एक जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। अगले ही सेकंड आसमान का रंग बदलने लगा और चारों तरफ बिजली कड़कने लगी। ये नजारा इतना खौफनाक और जादुई था कि सेक्ट के बाकी लोग भी हैरान रह गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। आखिरकार मैंने तोंगतियान दाऊदी की उस महान शक्ति को जगा लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी ताकत के लेवल बिजली की रफ्तार से बढ़ने लगे। मैं लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और फिर लेवल 8 पर पहुंच गया। देखते ही देखते मैं उस लेवल पर पहुंच गया जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। मैंने झुकी यानी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पार कर लिया था। ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने उस रूह की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अब देख, अब तुझे समझ आया, मैं कमजोर नहीं हूँ। असली कमजोर तो वो लिन चेन है। अब उसे पछतावा होगा।
पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो रूह मुझे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में ये कर दिखाया। उसने अपना सिर झटका और बड़े शातिर अंदाज में बोली, लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुम इतनी जल्दी में इसलिए हो क्योंकि लिन चेन फिर से ताकतवर होकर लौट आया है ना? वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है और तुम्हारे लिए अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। मैंने चौंक कर उससे पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला। मुझे शक हुआ कि क्या इस बूढ़ी औरत के पास भी कोई जादुई ताकत है जिससे वो दूर की चीजें देख सकती है। मेरी बात सुनकर वो अजीब तरह से मुस्कुराई और कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो मुझे फिर से मुझे पीटो और मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने सोचा कि ये औरत तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। मैंने उसे साफ कह दिया कि वो किसी दिमागी मरीज की तरह व्यवहार कर रही है, पर उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और गंभीरता से चेतावनी दी, चांग किंग, लिन चेन इस दुनिया को बचाने वाला है। अगर तुमने उसे सच में मार दिया तो उसके बहुत भयानक नतीजे होंगे। उस रूह की बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने साफ साफ धमकी दी कि अगर लिन चेन मर गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और उसके साथ मैं भी नहीं बचूंगा। मेरे मन में तुरंत ये सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, पर वो कुछ और बताती उससे पहले ही मास्टर और सीनियर सिस्टर वहाँ आ पहुँचे। मास्टर मुझे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बेहद गर्व के साथ कहा, चांग किंग, क्या तुमने सच में उस महान शक्ति को जगा लिया? तुम सच में मेरे सबसे काबिल चेले हो। मैंने मुस्कुराते हुए मास्टर और सिस्टर की तरफ देखा और पूछा कि क्या अब उन्हें मेरी ताकत पर भरोसा है और क्या वो अब मेरी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हैं? मास्टर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब मुझे ला कर देंगे। मैंने बिना देर किए अपनी मांग उनके सामने रख दी। मैंने कहा, मास्टर, मुझे स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए और जितने ज्यादा हो सके उतने। अगर मुझे सही मात्रा में स्टोन मिल गए तो मैं यहीं बैठे बैठे सीधे अमर होने के लेवल तक पहुंच सकता हूं। मेरी बात सुनकर मास्टर थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने मुझे हकीकत बताते हुए कहा कि हमारा जुआन किंग सेक्ट कोई बहुत ऊंचे लेवल का सेक्ट नहीं है, इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोन जमा नहीं है। उन्होंने समझाया कि इसीलिए वो फायर सी सीक्रेट रेलम का आध्यात्मिक ऊर्जा वाला कुंड हमारे लिए इतना कीमती है। मास्टर ने मुझे एक अहम जानकारी दी कि लिन चेन की ताकत अब गोल्डन कोर लेवल 2 तक पहुंच चुकी है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो किसी भी तरह आज रात तक मेरे लिए इतने स्टोन का इंतजाम कर देंगे कि मैं सीधे गोल्डन कोर लेवल 3 पर पहुंच जाऊं। इसके बाद वो स्टोन का इंतजाम करने के लिए वहां से तुरंत निकल गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और सीनियर सिस्टर थे। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा, उन्होंने शरारत भरी नजरों से मुझसे पूछा कि क्या बात है चांग किंग, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? उनकी बात सुनकर मुझे समझ आया कि वो कुछ और ही सोच रही हैं। मैंने तुरंत उन्हें टोका और कहा कि अब मजाक का समय नहीं है, क्योंकि जो काम मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। मैंने उन्हें एक अहम टास्क सौंपा। मैंने कहा, सिस्टर, आप तुरंत सेक्ट के लोगों को काम पर लगाइए और ये क्यू के बारे में पूरी जानकारी निकलवाइए। उसके जितने भी गुनाह और काले कारनामे हैं वो उन सभी लोगों को पता चल जाने चाहिए जो उसे जानते हैं। ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए। सिस्टर मेरी बात सुनकर हैरान रह गई, पर मैंने साफ कर दिया कि ये बहुत जरूरी है। असल में मेरे दिमाग में तुरंत एक गहरा प्लान उठा था। मुझे पता था कि ये क्यू की आधी किस्मत और ताकत तो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन बाकी की आधी किस्मत मुझे तभी मिलेगी जब उसकी पूरी तरह बदनामी होगी और उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। मेरे दिमाग में साफ था कि ये क्यू की असल ताकत उन लड़कियों में छिपी है जिन्हें उसने धोखे से अपने जाल में फंसाया हुआ है। जैसे ही उन सबको उसका असली और गंदा चेहरा पता चलेगा, सिस्टम मुझे और भी ज्यादा पॉइंट्स देगा। उन पॉइंट्स के मिलते ही मैं सिस्टम स्टोर से सीधे पूरी स्पिरिचुअल वेन ही खरीद लूंगा। फिर ये किस्मत के धनी लकी चाइल्ड मेरे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। निकलने से पहले मास्टर ने मुझे पास बुलाया। उनके चेहरे पर मेरे लिए फिक्र साफ दिख रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि सीक्रेट रेलम के अंदर मेरी जान की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर वहाँ हालात बिगड़ने लगे और मामला हाथ से निकल जाए तो मैं जिद न करूं और चुपचाप वापस लौट आऊं। मैंने उन्हें सर हिलाकर भरोसा दिलाया। वहीं खड़ी सीनियर सिस्टर ने भी मेरी आंखों में देखकर धीरे से कहा कि वो मेरा इंतजार करेंगी। उनके उस वादे ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। मैं मिशन के लिए निकल पड़ा। आसमान में उड़ते हुए मुझे जो आजादी महसूस हो रही थी उसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल था। ठंडी हवा के बीच उड़ना सच में कमाल का एहसास था। मैंने अंगूठी के अंदर बैठी उस बूढ़ी रूह को साफ चेतावनी दे दी कि अगर उसने सीक्रेट रेलम के अंदर कोई भी गड़बड़ की या फालतू बातें की तो मैं उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। लिन चेन की
किस्मत के 200 पॉइंट्स कम हो चुके थे और मेरे पॉइंट्स की गिनती बढ़कर 6830 के करीब पहुंच गई। इतने में मेरे सामने वही लड़का लिन चेन आकर खड़ा हो गया। लिन चेन ने गुस्से में अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाकर मुझसे अपनी स्पेस रिंग वापस मांगी। मैंने बड़े आराम से अनजान बनते हुए उससे पूछा, अंगूठी? कैसी अंगूठी? उसे पास से देखकर मैं अंदर ही अंदर सतर्क हो गया। मैंने गौर किया कि उसके पास फिर से बहुत ज्यादा किस्मत के पॉइंट्स जमा हो गए थे। उसकी लकी चाइल्ड वाली ताकत अब भी उतनी ही मजबूत थी, जिसे मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस अंगूठी वाली बुढ़िया की बात सच थी। लिन चेन की किस्मत सच में बहुत गहरी है। उस पल मुझे समझ आ गया कि बात जितनी सीधी दिख रही थी उतनी है नहीं। अगर मैंने इसे जल्द से जल्द खत्म नहीं किया तो जब ये पूरी तरह ताकतवर हो जाएगा तो मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा होगा। लिन चेन मेरी नजरों में छिपी मौत को शायद पहचान गया था। उसने घबराकर मुझसे पूछा कि मैं आखिर क्या करना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम जो मेरे साथ करना चाहते हो वही मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। लिन चेन ने गुस्से में दांत पीसते हुए मुझसे कहा कि मैं बस इंतजार करूँ, वो मुझे सबक सिखाएगा। उसे देखकर मुझे तभी समझ आ गया कि ये लड़का जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इसके पास जरूर कोई छिपी हुई चाल है, इसलिए मुझे भी अब पूरी तरह सतर्क होना पड़ेगा और इसके लिए कुछ खास इंतजाम करना ही पड़ेगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाजें गूंजने लगी। मुझे खबर मिली कि ये क्यू की किस्मत के पॉइंट्स तेजी से गिर रहे हैं। पहले 100 और फिर 200 पॉइंट्स कम हो गए। उसकी किस्मत लूटना अब और भी आसान हो गया था। मुझे अंदाजा हो गया कि सीनियर सिस्टर ने अपना काम कर दिया होगा। उन्होंने पक्का ये क्यू की असलियत उन दूसरी लड़कियों के सामने खोल दी होगी जिन्हें उसने अपने जाल में फंसा रखा था। अब मेरे पास इतने पॉइंट्स जमा हो गए थे कि मैं सिस्टम स्टोर से अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद सकता था। मैंने तुरंत सिस्टम स्टोर खोला और मेरी नजर एक जबरदस्त जादुई तकनीक पर पड़ी जिसका नाम था ताओती तुनतियानजुए। ये तकनीक सच में कमाल की थी। ये किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे मेरी ताकत और लेवल बढ़ाने में बदल सकती थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका शरीर पर कोई बुरा असर नहीं होता था। अगर मेरा लेवल बढ़ने में कोई रुकावट आती तो ये तकनीक अपने आप रुक जाती ताकि मुझे कोई नुकसान न हो। ये जादुई तरीका बिल्कुल मेरे लिए ही बना था। मैंने बिना एक पल गवाए इसे खरीद लिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि इस सीक्रेट रेलम के अंदर सबसे कीमती चीज वो आध्यात्मिक ऊर्जा वाला कुंड है। अगर मैंने उसे लिन चेन से पहले हासिल कर लिया तो उसकी सारी किस्मत और मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। मैंने मन ही मन लिन चेन पर हंसते हुए सोचा कि वो चाहे कितना भी बड़ा लकी चाइल्ड क्यों न हो, वो मेरे लिए सिर्फ एक फसल की तरह है। उसी पल सीक्रेट रेलम का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। वहाँ मौजूद लोग चिल्लाते हुए अंदर भागे। खजाना उसी को मिलेगा जिसकी किस्मत अच्छी होगी। लिन चेन भी अंदर जाने ही वाला था, लेकिन उसने रुककर मुझसे पूछा कि मैं वहाँ बाहर खड़ा क्या देख रहा हूँ और अंदर क्यों नहीं जा रहा। मैंने उसे साफ बोल दिया कि भाई, यहाँ तुम अकेले लकी चाइल्ड हो तो खजाना ढूंढने का सबसे आसान तरीका यही है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूं। तुम अपनी किस्मत के दम पर खुद ही मुझे उस जादुई कुंड तक पहुँचा दोगे। लिन चेन ने मेरी तरफ नफरत और गुस्से से देखा। तभी वहाँ अचानक आग की लपटें तेज हो गयी और माहौल पूरी तरह बदल गया। मुझे महसूस हुआ कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। लिन चेन शायद मेरे लिए कोई खतरनाक जाल बुन रहा था। मैदान में खलबली मची थी। जब वो मॉन्स्टर मरा तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे कुछ और पॉइंट्स मिल जाएंगे। लिन चेन को गिरते देख मुझे एक पल के लिए लगा कि चलो शुक्र है ये मर गया, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने जो हुआ उसने मुझे चौंका दिया। वो मरा नहीं था, उसकी किस्मत ने उसे फिर से बचा लिया था। मुझे गुस्सा आया कि आखिर इसकी किस्मत इसका साथ कब तक देगी। लिन चेन ने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आग के सांपों को मेरी तरफ छोड़ दिया। वो लपटें मुझे निगलने के लिए आगे बढ़ रही थीं। उसे लगा कि वो मुझे खत्म कर देगा, लेकिन उसने मुझे बहुत कमजोर समझ लिया था। मैंने अपनी नई जादुई तकनीक का इस्तेमाल किया और उन सांपों को धूल चटा दी। उसी पल मुझे अपने अंदर एक जबरदस्त बदलाव महसूस हुआ। मेरी ताकत का लेवल 1 या 2 नहीं बल्कि सीधे 3 लेवल ऊपर चला गया। ये देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लिन चेन का चेहरा देखने लायक था। उसने खींचते हुए मुझसे कहा कि मुझे अब अपनी किस्मत की ताकत समझ लेनी चाहिए। उसने धमकी दी कि मैं वापस घर जाऊं और अपनी मौत की तैयारी करूं क्योंकि मेरा अंत नजदीक है। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए मेरे मन में शक उठा। क्या ये लकी चाइल्ड सच में इतना खतरनाक है? क्या मैं वाकई यहाँ मारा जाऊंगा? लेकिन अगले ही सेकंड मैंने अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दिया।
ये नामुमकिन था। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं तो इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन और दूसरों की किस्मत लूटने वाला शिकारी हूँ। अगर मैं यहाँ हार गया तो मेरे इस जादुई सिस्टम का क्या मतलब रह जाएगा। मुझे समझ आ गया कि मेरा इरादा बिल्कुल पक्का है। मैं इस लकी चाइल्ड का काल हूँ। शायद मेरे उसे मारने का तरीका थोड़ा गलत था, पर अब मैं अपनी रणनीति बदलूंगा। मैंने सोचा कि अगर ये इतना मुश्किल है तो पहले मैं दूसरे छोटे मोटे लकी बच्चों को ढूंढूंगा और उनसे ढेर सारे पॉइंट्स जमा करूंगा। उसके बाद मैं सिस्टम स्टोर से और भी खतरनाक चीजें खरीदूंगा। मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि अंगूठी के अंदर बैठी वो बूढ़ी रूह मुझे बड़े गौर से देख रही थी। वो पक्का हैरान थी कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख रहा हूँ। मेरे पास जो जादुई शरीर और वो खतरनाक चाबुक था, वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल नया और बेहद ताकतवर था। मुझे उसकी नस से समझ आ रहा था कि वो अंदर ही अंदर अब अपनी वफादारी बदलने के बारे में सोच रही थी। उसे लग रहा था कि शायद लिन चेन का साथ छोड़ देना ही अब उसके लिए बेहतर होगा। मेरे सामने लिन चेन तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का वो जादुई कुंड ढूंढ लिया है जिसकी हमें तलाश थी। वो कुंड खोलते हुए लावा के बिल्कुल नीचे था। लिन चेन बिना डरे उस लावा में कूद गया। उसके पास आग से बचने वाली ताकत थी, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं पड़ा। लेकिन मैं रुक गया। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि क्या मैं इस खौलती हुई आग को बर्दाश्त कर पाऊंगा। अगर मैं नीचे गया तो कहीं मैं पिघल न जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लिन चेन की किस्मत इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है। कुंड के अंदर से लिन चेन ने ऊपर मेरी तरफ देखा और जोर जोर से मेरा मजाक उड़ाने लगा। उसने मुझे कमजोर कहा और मेरी लाचारी पर हंसते हुए बोला कि मैं बस ऊपर खड़ा होकर देखता रहूं। उस पल मेरी सांस अटक गई थी, पर मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मैंने अपनी अंगूठी वाली रूह से पूछा कि क्या इस लावा के अंदर जाने का कोई रास्ता है। उसने बड़े रूखे अंदाज में जवाब दिया कि वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, पर सच तो ये था कि मैं उससे रास्ता पूछ ही नहीं रहा था। मैं तो बस ये परखना चाहता था कि क्या मेरी थंडर सोल तकनीक इस लावा का सामना कर सकती है। मुझे अपना जवाब मिल चुका था। मैंने बिना डरे सीधे लावा में छलांग लगा दी। नीचे पहुँचते ही मैंने अपनी सबसे ताकतवर तकनीक ताओती तुंतियान जुए शुरू कर दी। अगले ही सेकंड कुंड की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान की तरह मेरे शरीर की तरफ खींचने लगी। ऊर्जा सोखने की मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि वहाँ मौजूद लिन चेन के होश उड़ा गए। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि मैं कैसा लुटेरा हूँ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बेरहमी से ऊर्जा कैसे सोख सकता है। वो कुंड तेजी से खाली होने लगा था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। लिन चेन की किस्मत के 3000 पॉइंट्स कम हो चुके थे और वो सीधे मुझे मिल गए। कुंड की ऊर्जा लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन लिन चेन अब भी वहाँ टिका हुआ था। मुझे समझ आया कि उसकी किस्मत के 3000 पॉइंट्स अब भी बचे हैं, यानी वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि आज का खेल तब तक खत्म नहीं होगा तब कि मैं उसे पूरी तरह मिटा नहीं देता। मुझे लगा कि शायद वो अब नहीं बचेगा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस आध्यात्मिक कुंड की ऊर्जा को पागलों की तरह सोखना जारी रखा। लिन चेन वहाँ खड़ा तड़प रहा था और चिल्ला रहा था कि मैं एक लुटेरा हूँ। उसने चीखते हुए कहा कि मैं अकेला ही उस कुंड को खाली किए जा रहा हूँ जो सैकड़ों सालों की मेहनत से बना था। मैंने उसकी बातों पर हंसते हुए कहा कि ये तो बस मेरा एक छोटा सा वार था, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। उस अंगूठी वाली रूह को भी मेरी ताकत देखकर गहरा झटका लगा। मेरी ताकत इतनी तेजी से बढ़ी कि मैंने देखते ही देखते 2 बड़े लेवल पार कर लिए। कुंड की ऊर्जा मेरे शरीर में समाती जा रही थी और सिस्टम मुझे लगातार नए पॉइंट्स मिलने की जानकारी दे रहा था। तभी लिन चेन की आवाज फिर से गूंजी। इस बार उसके लहजे में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा घमंड था। उसने कहा कि वो मानता है कि मुझ में कुछ बात है, पर उसे हराने के लिए ये काफी नहीं है। अचानक लावा के बीच से एक जबरदस्त रोशनी निकली। लिन चेन लावा की लपटों के बीच से बाहर आया, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ था। उसने गरजते हुए कहा, ली चंग किंग, तुमने मुझे लावा में ढकेलकर मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी उस चाल ने मुझे और भी ताकतवर बना दिया। मैं इस लावा के कुंड में जिंदा बच गया और मुझे यहाँ धरती की महान आग यानी ग्राउंड फायर मिल गई है। उसने अपनी नई ताकत का प्रदर्शन करते हुए मुझसे बड़े ही घमंड से पूछा कि क्या मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी मौत कैसे चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे समझ आया कि ये तो सच में बहुत बड़ी किस्मत वाला निकला। उसे इतनी आसानी से ग्राउंड फायर मिल गई थी, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि मैं अब किस मुकाम पर हूँ। मैंने अपनी असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया। जैसे ही मेरी ऊर्जा बाहर निकली, लिन चेन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उसकी आंखों में देखकर ठंडे लहजे में पूछा, अपनी आखिरी बात जरा फिर से दोहराना, मुझे सुनाई नहीं दी। लिन चेन हकलाने लगा। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल
रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम हुआ शेन लेवल तक पहुंच गए, ये कैसे मुमकिन है? उसका वो सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि वो अब भी मेरे सामने एक मामूली कीड़े की तरह है। उसने घबराकर चिल्लाया कि वो मुझे दोबारा ढूंढने आएगा और मुझसे ये सारा हिसाब बराबर करेगा। मैंने उसे भागने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पास उस ग्राउंड फायर की सुरक्षा थी। वो बिजली की रफ्तार से वहाँ से भाग निकला। उसने जाते जाते कसम खाई कि अब हमारे बीच की ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। जब मैं वापस लौट रहा था, उस अंगूठी वाली रूह ने मुझ पर तंज कसा। उसने कहा कि लिन चेन इतनी तेजी से इसलिए भाग पाया क्योंकि उसे सिखाने वाली वो खुद थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे भी वैसी रफ्तार सिखा सकती है। उसने मुस्कुराते हुए मुझे याद दिलाया कि अगर मैं अपना वो वादा पूरा करूं जो मैंने रास्ते में किया था, तो शायद वो मान जाए। मुझे तभी समझ आया कि वो मुझे सिर्फ चिढ़ा रही थी। जैसे ही मैं अपने सेक्ट पहुंचा, मास्टर की आंखों में हैरानी और गर्व साफ दिख रहा था। उन्होंने बेहद खुशी से कहा कि चांद किंग, तुम सच में हुआ शेन लेवल पर पहुंच गए। तुम वाकई मेरे शानदार चेले हो। वहाँ मौजूद बाकी लोगों के तो जैसे होश ही उड़ा दिए। उनके बीच कानाफूसी होने लगी कि मेरी ताकत अब मास्टर से भी ज्यादा हो चुकी है और मैं अब सीधे सेक्ट के सबसे बड़े बुजुर्गों के बराबर पहुंच गया हूं। मैंने झुककर मास्टर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये सब उन्हीं के भरोसे और साथ का नतीजा है। मास्टर इतने खुश थे कि उन्होंने मुझे तुरंत सेक्ट का एल्डर बनाने का ऐलान कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, पर मास्टर ने मुस्कुराते हुए मेरे कान में कहा कि वो आज रात मुझसे मिलने आएंगी। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि चीजें अब सच में बड़े लेवल पर बदल रही हैं। रात को जब मैं अपने कमरे में था, वो अंगूठी वाली रूह फिर से अपनी अजीब और बेतुकी बातें शुरू करने लगी। उसने कहा कि उसे अब मेरी ताकत और उस बिजली वाले चाबुक की आदत हो गई है। वो मुझसे जिद करने लगी कि मैं उसे फिर से बांधूं और उस पर अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करूं। मुझे ये सब बहुत ही अजीब और पागलपन भरा लग रहा था। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, पर वो अपनी बात पर अड़ी थी और कहने लगी कि मैंने ही उसे ऐसी चीजों की आदत डाली है, इसलिए अब मुझे ही इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये बकवास बंद नहीं की तो मैं वहाँ से चला जाऊंगा। मुझे लगा मामला अब सच में बहुत अजीब होता जा रहा है। अगली सुबह सीनियर सिस्टर मेरे पास आई। उन्होंने मेरी थकान को देखते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं आज एक दिन का आराम करना चाहता हूँ। उन्हें शायद लग रहा था कि कल रात मैं मास्टर के साथ या अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा व्यस्त था, पर मेरे पास रुकने का समय नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है, मुझे फौरन लाइब्रेरी जाना है। मेरी ताकत अब जिस मुकाम पर है उसे पूरी तरह काबू करने के लिए मुझे और भी बहुत कुछ सीखना और पुराने दस्तावेजों को ढूंढना था। मैं अब हुआ शेन लेवल पर पहुंच चुका था, जो एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने सीनियर सिस्टर से मुस्कुराते हुए कहा कि अब उन्हें भी अपनी ताकत बढ़ाने पर थोड़ा जोर देना चाहिए, वरना वो पीछे रह जाएंगी। तभी मेरी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक अनजान लड़के पर पड़ी। वो दिखने में बिल्कुल नया था। सिस्टर ने बताया कि वो मास्टर का नया चेला है, जिसका नाम बाइयू है, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थीं। वो पूरा दिन या तो मछली पकड़ता रहता था या सोता रहता था। इधर उधर फालतू घूमना ही उसका काम था। उसे देखकर मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। मुझे लगा कि मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। मैं उस लड़के के पास गया। वो मुझे नहीं पहचानता था, इसलिए मैंने उसे साफ लहजे में कहा, आज से तुम मुझे सीनियर ब्रदर कहोगे और मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। बाइयू थोड़ा अकड़ में था। उसने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया कि उसे किसी सीनियर की जरूरत नहीं है और उसका अपना अलग ही ट्रेनिंग का तरीका है। उसने मुझसे कहा कि मुझे उसकी पावर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि इसे थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। मैंने अपनी ताकत का हल्का सा दबाव उस पर डाला। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा इंसान हुआ शेन लेवल का एक शक्तिशाली योद्धा है, उसकी गिद्धी बंद गई। वो हकलाने लगा और कांपती आवाज में बस इतना ही बोल पाया, हुआ शेन। तभी मेरे सिस्टम ने मुझे एक जबरदस्त खबर दी। मुझे पता चला कि ये बाइयू भी एक लकी चाइल्ड है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत मजा आया। मुझे लगा कि चलो, लिन चेन के बाद अब एक और शिकार मिल गया है जिससे मैं किस्मत के पॉइंट्स लूट सकता हूँ। सिस्टम ने उसी पल मुझे बाइयू की किस्मत के 100 पॉइंट्स दे दिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, छोटे मोटे जादुई नुस्खों और चालों से तुम कभी अमर नहीं बन सकते। अपनी इस ट्रेनिंग के बारे में एक बार फिर से सोच लो, वरना बाद में पछताओगे। बाइयू बहुत परेशान हो गया। उसने लाचारी से कहा कि वो जानता है कि मैं उसका भला चाहता हूँ, लेकिन मेरा तरीका उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तभी मेरे दिमाग में 3 जादुई आग की बात आई, आकाश की आग, धरती की आग और इंसान की आग। मुझे पता चला कि लिन चेन ने पहले से ही धरती की आग हासिल कर ली है। आकाश की आग जिन्बू रेलम में छिपी थी,
जो ठीक 3 महीने बाद खुलने वाला था। वहीं इंसान की आग किसी पुरानी शाही कब्र यानी रेंगुआंग मकबरे में दबी हुई थी। मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे लिन चेन से आगे निकलना है तो मुझे इन ताकतों तक उससे पहले पहुंचना होगा। समय मुझे पता चला कि रेंगुआंग मकबरे में दाखिल होने के लिए बस वहां के रखवाले की परीक्षा को पास करना होगा। मुझे पूरा यकीन था कि लिन चेन पक्का उस मकबरे की तरफ जाएगा, इसलिए मैंने तय कर लिया कि मुझे भी वहां फौरन पहुंचना होगा। निकलने से पहले मैंने सीनियर सिस्टर को कुछ जरूरी हिदायतें दी। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मेरी जादुई तकनीक पर अब थोड़ी पकड़ बना ली है, तो वो खाली समय में बाईयू के साथ इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करे। सिस्टर ने भी बड़े जोश के साथ कहा कि वो अपनी बिजली वाली जादुई शक्ति को और भी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। मैंने उनसे खास तौर पर कहा कि वो बाईयू पर पूरी नजर रखें और उसे जरा भी ढील न दें। सिस्टर ने मुस्कुराते हुए मुझे भरोसा दिलाया कि मैंने जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी है उन्होंने उसे आज तक पूरी सफाई से निभाया है। उन्होंने शरारत भरे अंदाज में मुझसे कहा कि वो मेरे लिए एक बहुत ही खास और नई तरह की ड्रेस लाई है जिसे वो मेरे वापस आने पर मुझे पहनकर दिखाएंगी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपना काम खत्म करके जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। जैसे ही मैं वहाँ से निकला, अंगूठी के अंदर बैठी वो बूढ़ी रूह मुझ पर बुरी तरह चिल्लाने लगी। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि मैंने कल रात अंगूठी के आसपास की शक्ति को ब्लॉक कर दिया था ताकि वो कुछ देख न सके। वो बार बार मुझसे सवाल कर रही थी कि आखिर कल रात मेरे और सीनियर सिस्टर के बीच क्या हुआ था। मैंने उसे साफ कह दिया कि ऐसी बातें बुजुर्गों के जानने के लायक नहीं होती। मेरी बात सुनकर वो और भी भड़क गई और कहने लगी कि उसने मुझसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है और उसे सब पता है। इतना ही नहीं, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया कि मैं आजकल उसे सजा क्यों नहीं दे रहा हूँ या चाबुक से क्यों नहीं पीट रहा हूँ। उसने मुझे लिन चेन से निपटने में मदद करने का लालच भी दिया, लेकिन मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं रेंगुआंग मकबरे के सामने पहुँच गया। वहाँ सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसे देखकर मैं समझ गया कि यही इस जगह का रखवाला है। वहाँ मैदान में बहुत से जवान लड़के और लड़कियां खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो या तो मकबरे के अंदर जाने की परीक्षा में फेल हो गए हैं या फिर अपने उन साथियों का इंतजार कर रहे हैं जो पहले से अंदर जा चुके हैं। मामला अब दिलचस्प होने वाला था। मैं रेंगुआंग मकबरे के सामने पहुंचा और वहां बैठे उस बुजुर्ग के सामने झुककर अपना परिचय दिया। मैंने बड़े सम्मान के साथ कहा कि मैं जुआनकिन सेक्ट से ली चांगकिंग हूँ और यहाँ होने वाली परीक्षा के लिए आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो बुजुर्ग कुछ कहते, पास खड़े कुछ लड़के लड़कियाँ मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे। उनमें से एक लड़का चिल्लाकर बोला, अच्छा तो तुम ही वो ली चांगकिंग हो, वही नीच इंसान जिसने हमारे भाई लिन चेन को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे ताई सेक्ट के सामने तुम्हारे जुआनकिन सेक्ट की हैसियत ही क्या है। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ताई सेक्ट दुनिया के 3 सबसे बड़े सेक्ट में से एक माना जाता था और उन चेलों को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आया, पर मैंने शांति बनाए रखी। जैसे ही उन लोगों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मैंने अपनी असली ताकत यानी हुआ शेन लेवल की पावर को बाहर निकाला। मेरी जादुई ऊर्जा को महसूस करते ही उन सबके होश उड़ गए। वो लड़का हकलाने लगा और कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन चेन से भी ज्यादा ताकतवर कोई इतना जवान लड़का हो सकता है। मैंने अपनी थंडर सोल तकनीक का इस्तेमाल किया और उसे अपनी जादुई बिजली के जाल में जकड़ लिया। वो दर्द से चिल्लाने लगा और अपने गुरु को मदद के लिए पुकारने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी बिजली की रफ्तार से वहाँ पहुँचा। उसने अपने चेले की हालत देखी और मुझ पर बुरी तरह भड़क गया। उसने कहा कि मैं एक बड़ी मुसीबत हूँ और आज वो मुझे खत्म करके ही दम लेगा। उसे ये देखकर और भी गुस्सा आया कि मैं वही जादुई चालें चल रहा था जो लिन चेन को आती थी। मामला अब सच में बिगड़ने वाला था। मैंने सोचा कि इस बूढ़े को हराने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। मैंने तुरंत अपना सिस्टम खोला और 2888 पॉइंट्स खर्च करके 9 हेवन थंडर नाम की एक बेहद शक्तिशाली तकनीक खरीद ली। उसी पल मेरी ताकत बढ़कर हुआ शेन लेवल के सबसे ऊंचे शिखर यानी पीक पर पहुंच गई। मैंने आसमान की तरफ देखा और बिजली को पुकारा। चारों तरफ खौफनाक आवाजें गूंजने लगी और आसमान से जादुई बिजली नीचे आने लगी। वो बूढ़ा आदमी घबरा गया, पर उसने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने शरीर को सोने जैसा मजबूत बना लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और बिजली उस पर जा गिरी। अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हैरान रह गया। मैं उस जगह पर नहीं था जहाँ लड़ाई हो रही थी। मुझे तभी समझ आया कि उस मकबरे के रखवाले ने सही समय पर दखल दिया और मुझे बचाकर यहाँ पहुँचा दिया। उस बूढ़े मास्टर को लग रहा था कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसने बड़े घमंड से कहा कि मुझ में थोड़ी बहुत ताकत तो है, लेकिन उसके सामने मेरी कोई बिसात नहीं। मैंने बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसे ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसकी नजर ऊपर गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि मैंने उसकी अगली बड़ी अग्नि परीक्षा यानी
बिजली वाले उस खौफनाक थंडर ट्रिब्यूलेशन को वक्त से पहले ही बुला लिया है। वो गुस्से में पागल होकर मुझे गालियां देने लगा और चिल्लाया कि अगर वो इस मुसीबत से बच गया तो वो मेरा नामो निशान मिटा देगा। तभी माहौल में एक और भारी आवाज गूंजी। वो ताई सेट के सबसे बड़े पूर्वज थे। उन्होंने उस मास्टर को जोर से डांटा और कहा कि वो अपनी बेवकूफी की वजह से उन्हें भी इस आफत में न फंसाए। पूर्वज की आवाज सुनकर मास्टर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ आ गया कि अब उसे मुझसे पहले अपनी जान बचानी होगी। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और मकबरे के उस बूढ़े रखवाले के पास गया। मैंने उनसे सीधे पूछा, बुजुर्ग, क्या अब आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं? रखवाले ने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए एक सख्त चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर मैंने इस रेंगुआंग मकबरे के अंदर कोई भी तोड़फोड़ की या इसे नुकसान पहुंचाया तो वो मुझे कभी वापस नहीं जाने देगा और वो मुझे उम्र भर के लिए यहीं का रखवाला बना देगा। मैंने उनकी बात मान ली, हालांकि मुझे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। जैसे ही मैं परीक्षा के जादुई रास्ते में दाखिल हुआ, मेरे सामने एक बहुत ही अजीब और खौफनाक दानव खड़ा था। मुझे लगा कि शायद वो सो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी वो जादुई चाबुक निकाली जिससे अंगूठी वाली बुढ़िया तक कांपती थी। मैंने पूरी ताकत से वार किया, पर जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा वो जादुई चाबुक उस दानव के शरीर से टकराते ही मोम की तरह पिघल गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरा सबसे भरोसेमंद हथियार बेकार हो चुका था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी छिपी हुई जादुई आग का इस्तेमाल करना। मुझे रखवाले की वो धमकी याद आई कि मकबरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मैं आज यहाँ अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाता तो लिन चेन को हराने के लिए ये नाकाफी होगा। मैंने मन ही मन सोचा कि चाहे मुझे उम्र भर यहाँ पहरेदारी करनी पड़े। मैंने अपनी पूरी शक्ति बटोर ली और उस आखिरी बार के लिए तैयार हो गया। लिन चेन के साथ मेरी दुश्मनी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हम दोनों में से किसी एक का मरना तय था। हमारे बीच अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मैंने अपनी ताकत बटोरी और 9 हेवन थंडर तकनीक का इस्तेमाल किया। धमाका इतना जोरदार था कि मेरी अपनी रूह कांप गई। उस पल मुझे सच में डर लगा, पर मुझे ये भी समझ आ गया कि ये आग कोई मामूली चीज नहीं थी। हैरानी की बात ये थी कि इतना सब होने के बाद भी वो दानव मेरा पीछा करने नहीं आया। मैंने मौके का फायदा उठाया और छुपकर अपनी ताओती तकनीक शुरू कर दी ताकि वहाँ की बेहद शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख सकूं। मैंने एक बार आसपास नजर दौड़ाई कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, क्योंकि ये ताकत बहुत गुप्त थी। उसी पल मुझे याद आया कि ये खौफनाक चीज असल में क्या है। ये प्राचीन ग्रंथों में बताया गया वो 2 नाम का दानव था जो सिर्फ आग खाता है और आग ही बाहर निकालता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ा रहा हो। ये मेरे लिए एक तरह की बेइज्जती थी। मैंने सोचा कि इसे निगल जाने में ही भलाई है, पर पहले मुझे इसे काबू करने का रास्ता ढूंढना था। अगर ये रास्ता नहीं छोड़ता तो मैं रेंगुआंग मकबरे के अंदर कदम भी नहीं रख पाता। मैंने तुरंत अपना सिस्टम स्टोर चेक किया। वहाँ मेरी नजर इटरनल स्टारफायर आर्ट नाम की एक महान तकनीक पर पड़ी। इसकी कीमत 3000 पॉइंट्स थी। इस किताब के बारे में लिखा था कि इसे खुद रेंगुआंग फुक्सी ने बनाया था। ये इंसानी सभ्यता की पहली चिंगारी और दुनिया की हर तरह की आग की जननी थी। अगर मैं इसे पूरी तरह सीख लेता तो दुनिया की सारी किस्मत मेरे कदमों में होती। मुझे लगा कि इतनी महान शक्ति के लिए 3000 पॉइंट्स तो कुछ भी नहीं है, पर एक समस्या थी, मेरे पास थोड़े पॉइंट्स कम थे। मुझे समझ आ गया कि एक बार फिर अंगूठी वाली उस बूढ़ी रूह को ही मेरे काम आना होगा। जैसे ही मैंने उसे पुकारा, वो चिल्लाने लगी कि मैं फिर से आ गया उसे सताने। उसने मुझे चोर और धोखेबाज कहा, पर मैंने उसे झिड़कते हुए कह दिया कि चुपचाप पॉइंट्स दे, मेरे पास बेकार की बातें सुनने का वक्त नहीं है। आखिरकार पॉइंट्स जमा हो गए और मैंने वो जादुई तकनीक खरीद ली। अब मेरे हाथ में सिस्टम की ताकत थी और मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मैंने इटरनल स्टारफायर आर्ट को सक्रिय किया। चारों तरफ ऊर्जा फैलने लगी। मुझे डर लगा कि कहीं इस ताकत के दबाव से ये मकबरा ही न गिर जाए। मैंने उस दानव की तरफ देखा और उसे हुक्म दिया कि वो छोटा हो जाए। मेरी शक्ति का असर होने लगा। मैंने उससे कहा कि वो और भी छोटा हो जाए। जब वो बिल्कुल छोटा हो गया तो मैंने उसे आग खिलाकर पालतू बनाना शुरू किया। मैंने उसे आदेश दिया कि वो अपनी डरावनी लपटों को समेट ले ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मैंने उस नन्हे दानव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें हमेशा ऐसी ही जबरदस्त जादुई आग खानी है? अगर हाँ तो आज से तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैंने उसे जल्दी से अपना खाना खत्म करने को कहा क्योंकि मुझे बहुत जरूरी
काम निपटाने थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से लिन चेन अंदर आखिर कर क्या रहा है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लिन चेन की चीखें सुनाई दी। वो पागलों की तरह मेरा नाम चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो अपनी जादुई आग को काबू करने की कोशिश में पूरी तरह पसीने से लथपथ था। मुझे उसे वहाँ देखकर बहुत मजा आया। मैंने उसे टोकते हुए कहा, लिन चेन, अब अपनी गर्दन साफ कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे लगा कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के सबसे मुश्किल और नाजुक मोड़ पर है, तो इस वक्त उसे खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा। मैंने उस पर हमला करने की तैयारी की, पर तभी बाजी पलट गई। अगले ही पल लिन चेन के शरीर से एक ऐसी भयानक ऊर्जा निकली कि मैं पीछे हट गया। उसने हुआ शेन लेवल हासिल कर लिया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वो अचानक पूरी तरह बदल चुका था। उसने बड़े घमंड से मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि अब मैं किस तरह की मौत चुनना चाहता हूँ। उसी पल मैंने सिस्टम की तरफ देखा। लिन चेन की प्रोफाइल में एक बदलाव आया था। अब वहाँ ब्लैकनिंग का मीटर दिख रहा था। मुझे देखकर उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसका वो मीटर सीधे 10% और ऊपर चला गया। मैं हैरान था कि जो लड़का दुनिया को बचाने वाला था, वो अब खुद एक विलेन की तरह काला पड़ता जा रहा था। लिन चेन ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने फुर्ती से फुगवांग लुएन तकनीक का इस्तेमाल किया और बच निकला। ये देखकर वो सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें ये गुप्त तकनीक कैसे पता चली? उसके चेहरे पर आभार और धोखे का डर साफ दिख रहा था। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी गुरु अब उसका साथ छोड़ चुकी है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, बाहर आओ, क्या तुमने भी मुझे धोखा दे दिया है? क्यों हर कोई मेरे खिलाफ होता जा रहा है? उसे तड़पता देख मुझे समझ आया कि अब उसकी रूह और उसकी हिम्मत दोनों टूट रही हैं। वो अपना आपा खो चुका था। मैंने उसे चेतावनी दी कि वो इस वक्त बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, लेकिन वो मुझ पर बुरी तरह दहाड़ा, शांत। मैं कैसे शांत रहूं? वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसे और उकसाने के लिए पूछा कि और किस किस ने धोखा दिया है। लिन चेन के पास अब अर्थ गॉड कूल फायर नाम की एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई आग थी। उसकी भयानक शक्ति देख रूह के पसीने छूट गए। उसने साफ कह दिया कि लिन चेन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसने शर्त लगा ली कि अगर मैं बच गया तो वो मेरा साथ देगी। मुझे भी महसूस हुआ कि वो आग सच में बहुत ताकतवर थी। क्या मेरी अपनी जादुई स्टार फायर इसका मुकाबला कर पाएगी? लिन चेन हंसने लगा और बोला, ली चंगकिंग, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे ये जादुई आग मिली है। उसने बड़े गर्व के साथ अपनी उस नई तकनीक का नाम सिक अर्थ लोटस बताया और अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर दिया। पर मैंने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जैसे ही हमारे वार आपस में टकराए, उसकी वो नई तकनीक बेकार साबित हुई। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि मेरी ये शक्ति उसके उस लोटस के लिए काल साबित होगी। ये देखकर लिन चेन तिलमिला उठा। उसका ब्लैकनिंग का स्तर तेजी से ऊपर जा रहा था। वो चीखा, मेरी किस्मत कोई और नहीं बल्कि मैं खुद लिखूंगा। उसने मुझे आखिरी बार चेतावनी दी और वहाँ से तेजी से भाग निकला। मैंने उसे जाते हुए देखा, पर उसे पकड़ना फिलहाल मुश्किल था। मैंने सोचा कि अभी उसे पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि अब मुझे ताई सेट की तरफ जाना चाहिए। मैंने अपने साथ आए उस छोटे दानव को देखा और सोचा कि चलो अब इसे भी कुछ खिलाने का वक्त आ गया है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लिन चेन उस हमले के बाद भी बच निकला, पर तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। लिन चेन की किस्मत के 1666 पॉइंट्स कम हो चुके थे और वो सीधे मुझे मिल गए थे। अब मेरे पास कुल 1866 पॉइंट्स जमा हो गए थे। तभी मेरा ध्यान एक और लड़के पर गया जो गुस्से में पागल होकर चिल्ला रहा था। उसका नाम ये फान था। उसे देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये एक और ब्लैकनिंग चाइल्ड है जो बहुत जल्द बुराई के रास्ते पर चलने वाला है। वो पागलों की तरह लिन चेन, ताई सेक्ट और पूरे इम्मोर्टल जगत को कोस रहा था। वो चिल्ला चिल्लाकर सबको नरक में भेजने की कस्में खा रहा था। मुझे लगा कि यहाँ पक्का कोई बड़ी कहानी छिपी है। ये फान वहाँ मौजूद कुछ जानवरों को मार रहा था। मैंने उसके पास जाकर उसे टोका और बड़े ठंडे लहजे में कहा, तुम इंसानों को मारने की हिम्मत तो जुटा नहीं पा रहे और इन बेजुबान जानवरों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। तुम इतने डरपोक हो तो लिन चेन और ताई सेक्ट से बदला लेने की बात तो भूल ही जाओ। पूरे संसार को मिटाना तो दूर की बात है। मेरी बात सुनकर ये फान ने नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसने कहा, तुम जो भी हो, मुझे मारना चाहते हो या मांस नोचना चाहते हो कर लो, पर याद रखना मैं अगले जन्म में भी इस घटिया सेक्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। मैंने उससे पूछा, तुम ताई सेक्ट को मिटाना चाहते हो ना? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। मैं ये फान को साथ लेकर सीधे ताई सेक्ट के मुख्य द्वार पर पहुँच गया। मैंने ऐलान किया, ली चंगकिंग यहाँ आया है। वहाँ मौजूद लोग मुझे देखते ही आग बबूला हो गए। वो चिल्लाने लगे कि ली चंगकिंग को मार डालो।
लो। मैंने बड़े आराम से अपने साथ लाए उस दानव को आगे कर दिया और कहा, थोड़े और योद्धा भेजो, मेरा ये पालतू बहुत भूखा है। ताई सेक्ट का एक अधिकारी चिल्लाया, ली चंद किंग, अपनी हद पार मत करो। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तुम क्या बिगाड़ लोगे। तभी वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग को एहसास हुआ कि मेरी ताकत अब हुआ शेन लेवल के बिल्कुल शिखर पर पहुँच चुकी है। उसने मुझे डराने की कोशिश की और पूछा, एक मामूली हुआ शेन योद्धा होकर तुम इतनी हिम्मत दिखा रहे हो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी पदवी चाहे कितनी भी ऊंची हो, मेरा बस एक बार तुम्हारे पूरे सेक्ट को मिटाने के लिए काफी है। ताई सेक्ट के लोग मेरी इस बेबाकी से सन्न रह गए। मैंने तुरंत अपनी तकनीक 9 हेवन जेड थंडर को सक्रिय किया। आसमान से कड़कती हुई जादुई बिजली को देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्हें समझ आ गया कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। उन्होंने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुरंत सबसे बड़े बुजुर्गों को बुलाया जाए और सेक्ट की रक्षा करने वाली ढाल को शुरू किया जाए। मैदान में चीख पुकार मची थी और मेरा सामना उस पुराने योद्धा से था। मैंने सोचा कि आज इस चोर का किस्सा खत्म करना ही होगा। जैसा मैंने अंदाजा लगाया था, ये बूढ़ा वाकई बहुत खतरनाक था, पर मेरी तैयारी भी पूरी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी और प्रहार किया। मैंने चिल्लाकर कहा कि इसे कामयाब मत होने देना, इसकी जादुई ढाल को अभी तोड़ दो। मेरा वार इतना सटीक था कि उसकी ढाल के परखच्चे उड़ गए। ये फान मेरे पास ही खड़ा था। वो ये सब देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और चमक साफ दिख रही थी। उसने कांपती आवाज में मुझसे पूछा कि मैंने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भी ये सीखना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मेरी बात सुनकर ये फान का चेहरा उतर गया। उसने उदास होकर कहा कि उसकी जादुई जड़ें तो पहले ही तबाह हो चुकी हैं। मैंने उसे दिलासा दिया और बड़े यकीन के साथ कहा, खुद पर भरोसा रखो, जब तक तुम्हारे मन में चाह है तब तक सब कुछ मुमकिन है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर मैंने साफ कर दिया कि मैं झूठे वादे नहीं करता। उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। ये फान की किस्मत के 2000 पॉइंट्स कम हो चुके थे और वो सीधे मेरे खाते में आ गए। अब मेरे पास खर्च करने के लिए कुल 3866 पॉइंट्स जमा हो गए थे। ये फान मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि मैं कितना खतरनाक और शातिर इंसान हूँ, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ अब भी उसका कोई काम बाकी है। उसने नफरत भरी नजरों से सेक्ट की तरफ देखा। उसने कहा कि वो एक दिन यहाँ वापस जरूर आएगा। मैंने कहा ठीक है, और हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में मुझे लिन चेन की याद आई। उसने इस तकनीक को 3 दिन से भी कम समय में सीख लिया था और यहाँ ये फान को आज दूसरा दिन हो गया था, पर वो अब भी जूझ रहा था। मुझे लगा कि मेरा सिस्टम मिशन आज फिर अधूरा रह गया। मुझे गुस्सा आया कि आखिर इस सिस्टम का क्या फायदा अगर काम समय पर न हो सके। वापस लौटकर मैंने देखा कि माहौल बदला हुआ था। जूनियर ब्रदर अब भी अपनी साधना में लीन थे, पर मुझे एक बात खटक रही थी। मास्टर बार बार उनसे मिलने जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बार वहाँ जाने की क्या जरूरत है। तभी मेरा ध्यान अपने उस पालतू दानव हो 2 पर गया। मैं उसे खाना खिलाने लगा और बड़े प्यार से बोला, खाओ भाई, जितना मन करे उतना खा। तुम जितना खाओगे और जितना मल त्याग करोगे, हम दोनों उतनी ही तेजी से तरक्की करेंगे। लोग कहते थे कि ये सब घिनौना है, पर मुझे तो इसमें अपनी तरक्की की खुशबू आ रही थी। अचानक सिस्टम ने मुझे फिर से चौंका दिया। वो लिन चेन पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा था, क्योंकि रह रहकर उसकी किस्मत के पॉइंट्स मेरे पास आ रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि बिना कुछ किए ही ये पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं, पर फिर मैंने सोचा कि जो मिल रहा है उसे ले लेने में ही भलाई है। देखते ही देखते मेरे पास 6000 से ज्यादा पॉइंट्स जमा हो गए। मुझे मानना पड़ेगा कि सिस्टम स्टोर की चीजें सच में बहुत कीमती और असरदार हैं। पिछली बार जो मैंने 5000 पॉइंट्स खर्च किए थे, उसका नतीजा अब साफ दिख रहा था। ये जो गुप्त जगह है, ये साधना के लिए इतनी अच्छी है कि यहाँ रहकर कोई भी बड़ी आसानी से अमर बन सकता है। मैंने मन ही मन सोचा कि एक बार इस जादुई कुंड का मामला सुलझ जाए, फिर मैं मास्टर और अपनी सीनियर सिस्टर को भी यहाँ ले आऊंगा। हम सब मिलकर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तब मजा आएगा। रही बात उस अंगूठी वाली बुढ़िया की, तो उसके बारे में बाद में सोचूंगा। तभी मुझे एक बहुत ही डरावनी खबर मिली। पता चला कि यूयान और तियानवु जैसे राज्यों में बेगुनाह लोगों का बेरहमी से कत्लेआम हो रहा है। पूरे के पूरे गांव और शहर तबाह किए जा रहे हैं। लोग कह रहे थे कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा शैतान पैदा हो गया है। उसके हाथ में दुनिया को मिटा देने वाला एक जादुई झंडा है, जिससे वो लोगों की रूहें छीन रहा है। उसके वार करने का तरीका इतना खौफनाक है कि सुनकर ही रूह कांप जाए। मुझे शक हुआ कि ये वही तबाही है जिसके बारे में मैंने पहले सुना था। मैंने इसके बारे में गहराई से सोचा तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये सब पक्का लिन चेन की करतूत है। मुझे ये तो पता था कि वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ा है, पर वो इतनी जल्दी इतना बड़ा राक्षस बन जाएगा,
ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं उसने कब और कहां से वो खतरनाक जादुई चीज हासिल कर ली। मुझे अपनी गलती महसूस हुई। मैंने मान लिया कि मेरी तैयारी अब भी बहुत कम थी। मुझे कम से कम 1 हफ्ता और चाहिए था ताकि मैं खुद को और भी मजबूत कर सकूं। अब इस पूरे मामले में ये फान ही सबसे अहम था। उसे तैयार करना अब मेरी जीत के लिए बहुत जरूरी हो गया था। मैंने बिना देर किए अपना सिस्टम स्टोर खोला और एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई तरीका ढूंढा। इसकी कीमत 3999 किस्मत के पॉइंट्स थी। इस तकनीक का नाम था एम्पावरमेंट। ये कोई मामूली ताकत नहीं थी। इस तकनीक के जरिए मैं किसी को भी अपनी जादुई शक्ति, ज्ञान और हथियार सीधे सौंप सकता था। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई देवता अपना आशीर्वाद दे रहा हो। मैंने बिना एक पल गवाए इसे खरीदने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब लिन चेन को रोकने के लिए मुझे ये फान को हर हाल में तैयार करना ही था। मैंने बिना किसी देरी के एम्पावरमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी जादुई ताकत का एक बड़ा हिस्सा ये फान को सौंप दिया। सिस्टम की वजह से उसे इसका कोई बुरा असर नहीं हुआ और उसकी ताकत एकदम से बढ़ गई। मुझे पता था कि ये फान की अपनी तरक्की की रफ्तार बहुत धीमी थी और हमारे पास वक्त बहुत कम था, इसलिए ये रास्ता चुनना जरूरी था। शुक्र है कि मेरे पास मेरा जादुई सिस्टम था जिसने इस मुश्किल काम को आसान बना दिया। मैदान में चारों तरफ हजारों रूहें भटक रही थीं, जिन्हें काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने पालतू दानव हो दो को पुकारा और उसे उन रूहों को ठिकाने लगाने का काम सौंप दिया। मैंने अपनी जादुई स्टार फायर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे अपनी कुछ ताकत बचाकर रखनी थी क्योंकि असली खतरा तो अभी सामने आने वाला था। तभी लिन चेन वहाँ पहुँचा। उसके पास अब तीनों महान जादुई आग थीं और वो दुनिया को तबाह करने वाला जादुई झंडा हाथ में लिए हुए था। वो घमंड से पागल हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि अब वो लगभग एक अमर देवता बन चुका है और अगर आसमान से बिजली की सजा भी आ जाए तो वो भी उसे नहीं झुका सकती। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए पूछा, ली चांगकिंग, अब तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपनी 9 हेवन जेड थंडर तकनीक शुरू कर दी। लिन चेन ने हंसते हुए मुझ पर हमला किया। उसे लगा कि मेरा पालतू दानव अब और ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाएगा। उसने कहा कि मेरा ये कुत्ता अब हार मानने वाला है। मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि वो टिक पाएगा या नहीं, ये मेरा फैसला होगा। लिन चेन ने अपनी सबसे खौफनाक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग स्काई फायर छोड़ी। आग की लपटें आसमान छू रही थीं, लेकिन मैंने बड़ी सफाई से उस वार को रोक दिया। लिन चेन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये कैसे किया। मैंने ठंडे लहजे में उससे कहा, तुम्हें हराने के लिए मैंने जितनी तैयारी की है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब अपनी फिक्र करो। उसी पल ये फान वहाँ आ पहुँचा। उसे देखते ही लिन चेन समझ गया कि मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। ये फान अपनी पुरानी दुश्मनी और बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेताब था। लिन चेन बुरी तरह घिर चुका था। उसने गुस्से और हताशा में आकर अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अपनी खुद की जान दांव पर लगाकर उस 10,000 रूहों वाले झंडे की पूरी ताकत को जगाने की कोशिश की। उसे लगा कि वो अपनी इस कुर्बानी से सब कुछ तबाह कर देगा, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये रूहों वाला झंडा अब किसका है? लिन चेन के चेहरे पर मौत जैसी खामोशी छा गई। मैंने उसे हकीकत बताई कि ये झंडा अब मेरा हो चुका है। लिन चेन जमीन पर गिर पड़ा और पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि ये बेइंसाफी है और वो अपनी इस हार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी।